नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एस न्यूज के इस लाइव अंक के अंदर। दोस्तों, बात करेंगे आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की। खासतौर से घटनाक्रम जो उत्तराखंड में देखने को मिला है। बहुत सारे मुद्दे हैं उसके अंदर, एक मुद्दा नहीं है। मुद्दा चाहे विवाह का हो, तलाक का हो, विरासत का हो, गोद लेने का हो, या दूसरी धार्मिक परंपराएं हैं, लिव इन रिलेशनशिप का हो। और भी कई मुद्दे इसमें से निकल कर आए हैं जो कि काफी चर्चा में हैं। एक्चुअली सिंपल वर्ड में कहा जाए तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एंटर योर बेडरूम। अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एंटर इनटू बेडरूम। दूसरा, गवर्नमेंट आपके प्राइवेट डोमेन के अंदर आना चाहती है और वो देखना चाहती है कि आप अपने बेडरूम के अंदर क्या करते हैं। आप अपनी पत्नी या पति के साथ क्या करते हैं, आप अपने मित्र के साथ क्या करते हैं, आपके क्या कार्यकलाप हैं। ये प्राइवेसी के जितने भी सिद्धांत हैं, जो आपके अधिकार हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी मान्यता मिली हुई है, ये उनका भी हनन है। साथ ही ट्राइबल्स को बाहर रखने का मतलब है कि आपने हिंदुस्तान के 14 करोड़ के सेगमेंट को बाहर रखने की कोशिश की है। ये कह के कि उनकी परंपराएं, मान्यताएं, विश्वास, बिलीफ सिस्टम सब कुछ अलग है, प्राचीन है। तो दूसरी बात, वो धारा 371 से संरक्षित है, प्रोटेक्टेड है। धारा 371 क्या कहती है? सिंपल वर्ड में अगर आप वर्ड पढ़ेंगे, मैं एग्जैक्टली रिकलेक्ट कर पा रहा हूं। नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मेरे पास अभी है नहीं वो शब्द लेकिन याद है मुझे। नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विल प्रिवेल over the certain class of tribals who have got different belief systems, their own so-called religious and other kind of systems, and they cannot be, you can say, carried upon by the acts of parliament. However, they can be changed by the local assemblies in consent with those people's wishes. यानी कि संसद का कोई भी कानून उन राज्यों के ऊपर जहां 371 है लागू नहीं होगा। वो उनकी अपनी मान्यताएं हैं, उनकी अपनी परंपराएं हैं, उनके विवाह की, उनकी विरासत की, उनकी गोद लेने की, उनकी मृत्यु की, या जो भी उनके बिलीफ सिस्टम हैं सारे के सारे। आप सोचिए, यही एक्ट तो कश्मीर में भी था, नाम अलग था, धारा 370। और यही एक्ट 8 से 10 राज्यों में है, नाम है धारा 371। और जब धारा 371 के बांटने की हटाने की बारी आती है, तो सारी सरकार पीछे हटती नहीं, 371 कभी नहीं हटेगा, ये हिंदुस्तान में हमेशा रहेगा। उसी कांग्रेस के 370 से इतना बैर और 371 से इतना प्यार, ये सोचने वाली बात है। मुद्दे बहुत सारे हैं। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ गुजरात से कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मनहर पटेल साहब पहली बार न्यूज टाइम के मंच पर। सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ गुजरात से ही गिरीश जोशी जी, हमारे मित्र, लगातार हमारे चैनल पे आते हैं। सर, आपका स्वागत है। और दिल्ली से हमारे राजनीतिक विश्लेषक मित्र अरुण कुमार शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। मीनू जान जी अभी आई थी, लगता है कनेक्शन उनका ऑफ हो गया है। वो एक्चुअली उत्तराखंड से ही है, देहरादून से। तो मैं सोच रहा था कि वो कुछ ज्यादा बेहतर प्रकाश डाल पाएंगे कि वहां पर क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैं जोड़ दूं कि सिखों के द्वारा पहले कह दिया गया था, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाल तख्त के द्वारा, कि हमारा जो सिस्टम है, आनंद कारज जो है वो अलग है और हम इसको मानकर नहीं चलेंगे, हमें यूसीसी नहीं चाहिए। क्रिश्चियंस ने कहा था कि हमारे सारे के सारे सिस्टम्स अलग हैं, हमारे तलाक के सिस्टम या दूसरे सिस्टम होते हैं वो भी अलग है, हम इसको नहीं मानते। ट्राइबल्स ने वैसे मना किया हुआ है और मुस्लिम्स के भी अलग सिस्टम्स हैं। और हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप दूसरों के धर्म के सिस्टम में एंटर मत कीजिए कि कैसे विवाह होंगे, कैसे शादियां होंगी और कैसे वो अपने आप को कंडक्ट करेंगे। अभी तक हमने दूरी बनाए रखी है, लेकिन क्या होता है देखते हैं। लेकिन इस बीच मीनू जैन जी भी उत्तराखंड से जुड़ गई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गिरीश भाई आपके पास आता हूं, फिर मैं मीनू जैन जी के पास आऊंगा, क्योंकि उत्तराखंड से जो पृष्ठभूमि है इनसे मैं प्राप्त करने की कोशिश करूंगा कि वहां पर क्या चल रहा है। गिरीश भाई आप क्या सोचते हैं इस बारे में? दिनेश जी नमस्कार सारी पैनल को।
अच्छा टॉपिक आपने लिया है वो, क्योंकि उत्तराखंड से मीनू जी हैं तो शायद वो लोकल ज्यादा बता पाएंगी। मैं तो कुछ इस पे रिसर्च करके थोड़ा पढ़ाई कर रहा था। तो हमको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। पहले तो लेट अस सैल्यूट डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी, क्योंकि उन्होंने उस वक्त 47 में सोच लिया था कि अगर हिंदुस्तान में एका रखना है तो उनको क्या करना पड़ेगा। सो ही प्रपोज्ड ऑन 11th ऑफ अप्रैल 1947 हिंदू कोड एक्ट, हिंदू कोड बिल। अब उसके अंदर यही था कि जो हिंदू हैं उनके लिए एक जो सिस्टम्स थी उसमें जो विसंगता थी कि भाई बेटी को बेटे का पिताजी का शेयर नहीं मिलता था, बेटों को मिलता था। ही वांटेड टू गेट दैट डन अवे। दूसरे जो राइट्स थे, डाइवोर्स के राइट्स थे, उनकी जो एलिमनी थी वो वगैरह, वो उस टाइम पे कर रहे थे। लेकिन ताजुब की बात आप देखिए कि 11th अप्रैल 47 को ये वो बिल का प्रपोजल ले आते हैं। 2nd ऑफ नवंबर वो डिस्कशन चलता रहता है। इवन प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी वॉज अगेंस्ट दैट। यहां पे वो मनुवादी सोच का मैं थोड़ा आपको हाईलाइट करना चाहता हूं। और 11th ऑफ अप्रैल 1949 को देखा कि जब ये बिल पेश होने के लिए शायद नेहरू जी भी एग्री कर रहे हैं प्रिंसिपली, तो बहुत बड़ा मार्च होता है वहां पे। एक करपात्री महाराज, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उस वक्त आरएसएस, हिंदू महासभा और ये करपात्री महाराज, इन्होंने बहुत बड़ा उधर हल्ला गुल्ला किया था, उन्होंने अनशन किया था। तो नेहरू जी ने बैलेंस करने के लिए उसको उस वक्त वो पेंडिंग रखाया था, और इट इज इन हिस्ट्री। और ये जो इसका जो एंटी बिल जो एक इन्होंने कमेटी बनाई थी, उसके ये करपात्री प्रेसिडेंट भी थे, और इन्होंने काफी, ऑर्गेनाइजर मैगजीन जो था आरएसएस का, उसने काफी कुछ इसके डिसएडवांटेजेस लिखे थे। द होल मोटो ऑफ दैट लिखने का ये था कि भाई ये जो दबदबा है बड़ी कास्ट का वो खत्म हो जाएगा। और अंबेडकर जी ने यही सोच के किया था, जिसको आज आप अप्रिशिएट कर रहे हो उसी का विरोध तो आपने बड़े धड़ल्ले से किया था उस वक्त सिचुएशन देखते हुए, क्योंकि प्रेसिडेंट वाज आल्सो नॉट विलिंग टू गेट दिस डन। बहुत ही होशियारी से नेहरू जी ने उसको पेंडिंग रखा, और उसमें उसको बाद में उन्होंने 3 बिल्स में कन्वर्ट कर दिया था। जैसे वो हिंदू मैरिज एक्ट आ गया, इनहेरिटेंस एक्ट आ गया, ये करके उन्होंने थोड़ा सा सबलाइन किया क्योंकि इलेक्शंस थे। और सबसे बड़ी बात तो इन्होंने जब पार्लियामेंट में ये कही थी कि इस पार्लियामेंट को कोई रूल पावर्स नहीं है एक्ट बनाने का, क्योंकि दे आर नॉट नॉमिनेटेड बाय द पीपल। आज की सिचुएशन भी तो ये तो ईवीएम से आए हुए सारे, इनको कहां पावर है रूल्स बनाने। तो आप देखिए इनका दोगलापन, आज उसी को ये लोग इतना जोर शोर से कर रहे हैं कि उनका फेलियर था, और हम लोग ये चाहते हैं कि सब में इक्वालिटी है, लेकिन इक्वालिटी नहीं है। द हिडन एजेंडा इज कि आपको पिछड़ों को, इनको दलितों को, इनको आपको बिल्कुल दबा के रखना है, यही इसका मोटिव है। आप ये देखिए, अगर हम मुस्लिम्स का, जब आप जैसे आपने सिखों का बोला, तो वो उनका अपनी परंपरा है। आप मुस्लिम्स में अगर देखें तो फिका एक इनका जो रूल है, उसमें अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, एक तो इनकी शादी होती है, उसकी एक वैल्यू डिसाइड होती है, तो वो वैल्यू उसको हस्बैंड को दे देनी है। फिर डाइवोर्स के बाद भी वो प्रॉपर्टी या पैसा उस लेडी का होता है, शी इज सिक्योर्ड। तो फिका के हिसाब से अगर नहीं भी कुछ एग्रीमेंट है तो 3 महीना और 3 महीना और 13 दिन तक उस लेडी का भरण पोषण उस आदमी को करना है जो अपनी वाइफ को डाइवोर्स कर रहा है। तो सारी सोसाइटीज ने अपने सिस्टम्स को, सबको रूल करना था, सबने अपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में भी ये था। तो अभी अगर उसको आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको मैं थोड़े फिगर दे दूं। पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 में बना हुआ है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जब हमने बाद में बनाया था उसको, क्रिश्चियंस मैरिज एक्ट है, वो उनकी सारे एक सिस्टम लगी हुई है। इसको आप कैसे डिस्टर्ब करोगे? क्या कल पारसियों को बोलोगे कि टावर ऑफ साइलेंस में आप नहीं ले जाओगे डेड बॉडी? क्या मुस्लिम्स को आप बोलोगे, डांटोगे? नहीं। लेकिन डिस्क्रिपेंसी आप देखिए कि आज की तारीख में भी दलित को सिर्फ अंगूठा जलाने की परमिशन है, बाद में उसको डांटना पड़ता है। तो इतनी सारी विसंगता के बीच में, और फिर आपको जहां से सबसे बड़ा रिस्क लगा, आपने उनको बोल दिया कि यूसीसी में आदिवासी नहीं आएंगे, शेड्यूल ट्राइब नहीं आएगी। तो ये इनका जो दोगलापन है, समझ में नहीं आ रहा है। अभी उसका जो रिएक्शन क्या आया है वो तो शायद लोकल जो हमारी पैनल है वो उसमें से कोई बता पाएगा। तो मेरे को इतना ही बोलना है कि ये जो विरोध कर रहे थे, आज उनको इलेक्ट पॉलिटिकल गेन के लिए उसी एक्ट को ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। दिनेश जी, इस बीच हमारी कांग्रेस की नेशनल स्पोक्स पर्सन सुजाता पॉल जी जुड़ी हैं, वो देहरादून से हैं। मैं इनसे पहले